हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। बेटा आप लोगों का एक पेपर हुआ था एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 3 का। कब? 30 तारीख को। कब? 30 मई 2024 को। अब जब ये पेपर हुआ तो पेपर का लेवल तो भाई इजी टू मॉडरेट था, बट कुछ सब्जेक्ट में क्वेश्चन बड़े ट्रिकी आए थे जहां पे मुझे लगता है कि आपको सॉल्यूशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों के लिए पूरा एक सीरीज लेके आ रहा हूं जहां पे हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे हर क्वेश्चन के, ठीक है, और कोशिश करेंगे जितना डिटेल में जा पाए उतना डिटेल में जाएं। बट आपसे क्या चाहता हूं, आपका सिर्फ साथ। देखिए जीपीएससी में ये चीज हम लोग ने ऑलमोस्ट 5 साल पहले स्टार्ट किया था कि हम लोग ने बच्चों के लिए वीडियो सॉल्यूशन लेके आए, एनालिसिस लेके आए, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आए, सब कुछ लेके आए। बट बच्चों ने साथ भी बहुत दिया इसमें, ठीक है, बच्चों ने साथ भी बहुत दिया। और आज भी आप देखो तो मेरे पुराने सॉल्यूशंस की वीडियो पे बच्चे आज भी विजिट करते हैं, क्योंकि जब पेपर देने जाने से पहले बच्चे उन पूरे के पूरे वीडियोस को एक बार देख के जरूर जाते हैं, क्योंकि उनको वहां से हेल्प बहुत मिलती है। तो सेम चीज क्लास 3 के जितने बच्चे भी हैं जो अभी आने वाले एग्जाम्स के लिए फोकस कर रहे हैं, ये सॉल्यूशन आप ही के लिए है और प्योरली आप ही के लिए। थोड़ा ध्यान से इन सॉल्यूशंस को देखिएगा। मैं आपके लिए सबसे पहला सब्जेक्ट जो लेके आया हूं वो लेके आया हूं जियोलॉजी एंड आरसीसी, दो सब्जेक्ट, क्योंकि जियोलॉजी से क्वेश्चन बहुत पूछे हैं यार। और जियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है ना कि हम जनरली क्या करते हैं, हम लोग छोड़ के चले जाते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको पढ़ने की जरूरत है तो बन ही जाएगा। समस्या क्या है ना, पेपर के अंदर सबसे आसान चीज नहीं बनती हमसे। टफ चीज तो हम फिर भी बना लेते हैं, पर आसान चीज बिल्कुल नहीं बन पाती, क्योंकि आसान में क्या होता है, हम लोग कैजुअल हो जाते हैं, टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बोलते हैं हो जाएगा ये तो अपने से, और वहीं पे हम रह जाते हैं। ठीक है, तो आइए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आया है, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज द रिमूवल ऑफ फाइन ग्रेन्ड पार्टिकल्स सच एज सिल्ट एंड क्ले फ्रॉम द अर्थ सरफेस बाय विंड। मतलब ऐसा कौन सा इन चार मेथड में से, यानी डिफ्लेशन, डिसिल्टिंग, इरोजन एंड अब्रेशन, ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जहां पे आप फाइन ग्रेन्ड पार्टिकल की बात हो रही है, ठीक है, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है, को आप अर्थ सरफेस से रिमूव कर सकते हैं या अर्थ सरफेस से आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ विंड। ठीक है, मतलब कंप्लीट बात यह है कि आप विंड की हेल्प से कैसे उन चीजों को रिमूवल कर सकते हैं जो कि फाइन ग्रेन्ड है, एग्जांपल के तौर पे सिल्ट एंड क्ले। नाउ अगर हम अब्रेशन की बात करें तो अब्रेशन में तो हम सरफेस को खुद रब करते हैं, ठीक है, हम सरफेस को रब करते हैं, उसको रफ बनाते हैं, उसकी पॉलिशिंग होती है। तो यहाँ पे कोई नेचुरल फोर्स तो आता नहीं अब्रेशन में, तो ये तो क्या, ये तो हमारे किसी काम का नहीं है। इरोजन में क्या होता है, इरोजन में आपने पढ़ा होगा, इरोजन में हमारे पास बहुत सारे एजेंट है, विंड है, वाटर है, इनसे हम क्या करते हैं, सॉइल को इरोड करते हैं। अब जब सॉइल इरोड होती है, सॉइल का ऊपर का लेयर निकलता है पूरा का पूरा, तो साथ में क्या क्या बह जाता है, सैंड भी बह जाता है, सिल्ट भी बह जाता है, क्ले भी बह जाता है, और जो हैवी ग्रेवल्स होते हैं वो कुछ दूर तक जाते हैं, वहीं जाके रुक जाते हैं। तो यहाँ पे सारे पार्टिकल्स जा रहे हैं, ठीक है। डिसिल्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, सिल्ट का रिमूवल होता है, सिर्फ सिल्ट का रिमूवल। बट सिर्फ एक ही मेथड बचा जो आपके लिए सिल्ट एंड क्ले दोनों को रिमूव करता है, दैट इज डिफ्लेशन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं होता क्या है, तो देखिएगा, Deflation involves the picking up or lifting, blowing and removal of, किसको रिमूव कर रहा है भाई, fine and dry particles of loose sand, silt and soil from one place to the other by wind। यानी विंड की हेल्प से आप फाइन पार्टिकल को रिमूवल कर पा रहे हैं अर्थ सरफेस से। The blowing wind pick up the sandy and fine grained material and leaves the coarser fragments behind to form stony and rocky deserts। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, डिफ्लेशन। ओके, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि जनरली हम लोग ये क्वेश्चन को छोड़ के जाते हैं, इसलिए मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूं। देखिएगा ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल रिप्रेजेंट्स द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ रॉकी लेयर। जो हमारा जब पूरा अर्थ फॉर्म होता है तो रॉकी लेयर जहां पे होता है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये हमारा पूरा रॉकी बेड है, ठीक है, इसके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को हमने क्या कहा है, इसके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को हमने कहा है डिप एंगल, और इसके जो बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है वो होता है हमारा स्ट्राइक लाइन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया था, स्ट्राइक एंगल हो नहीं सकता, प्लंज एंगल होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिप एंगल होगा। ऑप्शन कौन सा था, ओनली वन, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं, जितना डिटेलिंग आपके लिए चाहिए उतनी डिटेलिंग में हम जा रहे हैं। नाउ अगला क्वेश्चन, Which type of geological structure can be rectified by grouting। मतलब ग्राउटिंग में पूरा प्रोसेस होता है, उसकी हेल्प से हम लोग कौन से इन चारों में से जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को हम रेक्टिफाई कर पाएंगे। अब आपको पता है फोल्ड्स को तो हम ग्राउटिंग से रिमूव कर नहीं सकते या रेक्टिफाई कर नहीं सकते, इंक्लाइंड स्ट्रेटा इसे भी नहीं कर सकते, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ हमारा जॉइंट ही बचा जिसको हम विद द हेल्प ऑफ ग्राउटिंग रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगला
स्ट्रेटिफिकेशन कैन बी सीन वाइडली इन विच टाइप ऑफ फॉलोइंग रॉक्स। अब देखिए इग्नियस रॉक बनती कब है, जब मोल्टन मैग्मा आया, सॉलिडिफाई हुआ अर्थ सरफेस के ऊपर, तब जाके इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है, जब हमारे सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ वाटर और बाय एनी अदर एजेंट्स। ठीक है, जब ये ट्रांसफर होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तब जाके ये इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होते होते लेयर्स में बनते हैं ये, और लेयर्स में बनते 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 एक पूरे रॉक का फॉर्मेशन हो जाता है, या एक पूरे के पूरे हमारे जियोलॉजिकल फीचर का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो आपने सेडिमेंट्री रॉक्स देख लिया, इग्नियस रॉक देख लिया। अब आता है लास्ट में मेटामॉर्फिक रॉक। जब टेम्परेचर और प्रेशर का चेंज होता है ना इन दोनों रॉक्स में, किसमें, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक में, तब जो फॉर्म होता है उसे कहते हैं हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो यहां पे बोलता है कि किसमें आपको स्ट्रेटास दिखेंगे, यानी स्ट्रेटिफिकेशन किसमें होगा, तो एक ही रॉक है जिसके अंदर स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है, दैट इज ओनली सेडिमेंट्री रॉक। ओके, डन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉजेज फोल्डिंग। अब फोल्डिंग किस किस की वजह से होती है, तो फोल्डिंग होने का टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होना पहला कारण तो है ही है, दूसरा शेयर स्ट्रेस होना, उसके कारण भी फोल्डिंग होती है। ठीक है, एंड लास्ट टेम्परेचर एंड कन्फाइनिंग प्रेशर, इसके कारण भी फोल्डिंग होती है। तो ऑप्शन क्या हो गया, 1, 2 एंड 3, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा इसके डेप्थ में इसलिए नहीं जाना, क्योंकि देखो आपके लिए क्या है ना, ये ऊपर ऊपर से क्वेश्चन लेके आ रहा है, बहुत ज्यादा अंदर डेप्थ में लेके नहीं जा रहा कि भाई कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ या कैसे ये होता है, उस पर लेके नहीं जा रहा, सिर्फ मेथड के नाम पूछ रहा है, और क्लास 3 में मेथड के नाम ही पूछ सकता है, उससे ज्यादा अंदर तक ये लेके भी नहीं जाएगा। ओके, अच्छा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर फॉल्स। इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड फ्रॉम द इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता कैसे है भाई, जब कोई लावा अर्थ सरफेस पे आएगा, या अर्थ सरफेस थोड़ा शैलो डेप्थ पे भी जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मान लो अर्थ सरफेस यहाँ पे और उसके शैलो डेप्थ में भी थोड़ा सा मोल्टन लावा अवेलेबल है, तो वहां सॉलिडिफाइड होके वो क्या बनाएगा, वो इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन करता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। अगला क्या पॉइंट है यहाँ पे, दे कैन फॉर्म आइदर बीनीथ द अर्थ सरफेस और एज इंट्रूसिव प्लूटोनिक रॉक्स और ऑन द सरफेस एज एक्सट्रूसिव वोल्केनिक रॉक्स। बिल्कुल सही है, अगर वो अर्थ के सरफेस के अंदर फॉर्म हो गया थोड़ा सा शैलो डेप्थ पे, तो वो इंट्रूसिव कहला जाएगा, और बाहर की तरफ फॉर्म हुआ तो वो क्या कहला जाएगा, एक्सट्रूसिव रॉक कहला जाएगा। बिल्कुल सही है। इसी के हिसाब से तो हम लोग प्लूटोनिक और वोल्केनिक रॉक्स को क्लासिफाई कर पाते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है। अब इसने क्या पूछा था, दोनों में से कौन से फॉल्स हैं, दोनों में से कोई भी फॉल्स नहीं है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, नाइदर 1 नॉट 2। ऑप्शन क्या होगा, नाइदर 1 नॉट 2, ये ऑप्शन करेक्ट था यहाँ पे। अगला आता है, इन इंजीनियरिंग जियोलॉजी व्हाट डज द टर्म आरक्यूडी स्टैंड्स फॉर। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आरक्यूडी किसको स्टैंड करता है यहाँ पे, या आरक्यूडी का फुल फॉर्म क्या है, थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, अगर हम आरक्यूडी की बात करें तो ये क्या है, हमारा रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन। ये रॉक की क्वालिटी को बताता है कि रॉक कितना अच्छा है या कितना बेकार है। नाउ इसमें करते क्या, उसको समझिएगा। ठीक है, आरक्यूडी इज अ मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ रॉक को टेकन फ्रॉम अ बोरहोल। जब हम लोग अर्थ सरफेस के अंदर से रॉक को निकालते हैं तो उसकी क्वालिटी को चेक करना पड़ता है, उसके लिए ही आरक्यूडी को हमने यूज किया है। आरक्यूडी सिग्निफाइज द डिग्री ऑफ जॉइंटिंग और फ्रैक्चर इन अ रॉक मास मेजर्ड इन परसेंटेज। ये परसेंटेज में मेजर करता है कि उसके अंदर कितनी जॉइंटिंग या कितना फ्रैक्चर है एक पर्टिकुलर रॉक मास के अंदर। अगर ये परसेंटेज 75% और ज्यादा हुआ, यानी आरक्यूडी जो है वो 75% और ज्यादा हुआ, तो ये एक गुड क्वालिटी स्टोन को बताता है, हार्ड रॉक को बताता है ये। और अगर ये 50% से कम है तो ये क्या बताएगा, लो क्वालिटी वेदर्ड रॉक को बताएगा। ठीक है, तो भाई यहां से इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है, मैंने तो आपको आरक्यूडी के बारे में पूरा समझा दिया, बट इसका फुल फॉर्म क्या है, रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन, ऑप्शन ए। ओके, अगला, द प्रोसेस इन विच सीमेंट स्लरी इज इंजेक्टेड इन द फ्रैक्चर्ड रॉक इज कॉल्ड। भाई सीमेंट की स्लरी जब हम लोग फ्रैक्चर्ड रॉक के अंदर इंजेक्ट करते हैं, उस पर्टिकुलर स्लरी को हम लोग कहते क्या है, या उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्राउटिंग। आपने बहुत बार सुना होगा, ग्राउटिंग का इस्तेमाल हम लोग प्री स्ट्रेसिंग में भी करते हैं। ठीक है, प्री स्ट्रेसिंग में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जब हमें कंक्रीट और टेंडन के बीच का गैप भरना होता है ना, तो उसमें भी हम लोग ग्राउटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बहुत जगह पे ग्राउटिंग का इस्तेमाल होता है, मैंने आपको एक यहाँ पे आंसर बता दिया। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन है, इफ द रॉक्स हैव टू बी अरेंज एज पर देयर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है,
विच इज द करेक्ट सीक्वेंस। अब यहां पे बच्चा गलती करके आएगा, क्योंकि बच्चे को ऐसा लगता है ना, बच्चे ने कैसा पढ़ा होता है बचपन से, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। थोड़ा ध्यान दीजिए, इग्नियस रॉक जब फॉर्म होता है ना तो वो मोल्टन लावा के सॉलिडिफिकेशन से फॉर्म होता है। जब मोल्टन लावा सॉलिडिफाई होता है ना तब बनता है क्या, इग्नियस रॉक। अब जब मोल्टन लावा के सॉलिडिफिकेशन से बन रहा है तो यहाँ पे फ्रैक्चर वगैरह, ठीक है, या क्रैक्स वगैरह होने की संभावना बहुत कम होती है इन रॉक में, तो इनकी तो स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। फिर आते हैं कौन से भाई, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक बनता कब है, जब पूरा का पूरा सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर और एनी अदर एजेंट। जब ये जाता है वहां जाके डिपॉजिट होता है तो इनमें स्ट्रेटा में इकट्ठा होता है, एक लेयर बनेगा, दूसरा लेयर बनेगा, तीसरा लेयर बनेगा, चौथा लेयर बनेगा, तो ये लेयर्स में फॉर्म होते हैं, इसीलिए इनकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, क्योंकि ये टूट बहुत जल्दी जाते हैं, ठीक है, ये टूटते बहुत जल्दी हैं। अब अगर मैं बात करूं मेटामॉर्फिक रॉक की, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक बनता कब है भाई, जब टेम्परेचर और वेरिएशन बहुत ज्यादा चेंज कर जाए, इग्नियस या फिर हमारे सेडिमेंट्री रॉक का, तो मेटामॉर्फिक फॉर्म होता है। एग्जांपल के तौर पे आपको सबसे सटीक एग्जांपल देता हूं, कोल। अब अगर कोल में हम देखें तो कोल में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है, कार्बन। अब इसी का एक और फॉर्म होता है डायमंड, ठीक है, तो आप खुद देख लीजिए डायमंड की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्ट्रेंथ वाइज तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है इग्नियस रॉक की, उसके बाद होती है मेटामॉर्फिक रॉक, एंड सबसे वीक होता है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए, आई थिंक दैट इग्नियस रॉक सबसे पहला, देन मेटामॉर्फिक एंड देन सेडिमेंट्री रॉक, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हमेशा सीक्वेंस से मत जाइए, वो फॉर्मेशन का सीक्वेंस बताया जाता है बट स्ट्रेंथ का सीक्वेंस थोड़ा सा अलग होता है, ओके। नाउ अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा फ्रॉम द आरसीसी पोर्शन। अब आरसीसी में क्या बोलता है पहला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ लोड डज आईएएस 875 पार्ट 3 2015 प्राइमरी डील विद। आईएएस 875 पार्ट 3 किसके साथ डील करता है। अब आपको पता है पार्ट 1 जो होता है आईएएस 875 का, वो डील करता है किसके साथ, डेड लोड के साथ, ठीक है। पार्ट 2 डील करता है किसके साथ, आपके लाइव लोड के साथ। पार्ट 3 किसके साथ, पार्ट 3 किसके साथ डील करता है भैया, विंड लोड के साथ। ये सबसे फेमस कोड है, अगर किसी से भी आप सुनो ना आईएएस 875 तो सबसे पहले बोलता है पार्ट 3, क्यों, क्योंकि विंड लोड के लिए सबसे ज्यादा इस कोड को यूज किया जाता है, ठीक है। तो आईएएस 875 किसके लिए होता है भैया, विंड लोड के लिए होता है। तो याद रखिएगा, पार्ट 1 डेड लोड, पार्ट 2 लाइव लोड, पार्ट 3 विंड लोड, ठीक है। आइए अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बोलता है व्हाट इज द मिनिमम स्पेसिफाइड डिजाइन विंड स्पीड फॉर बिल्डिंग एज पर आईएएस 875 पार्ट 3 2015। नाउ आईएएस 875 पार्ट 3 के हिसाब से बेसिक विंड स्पीड कितनी होनी चाहिए। अब अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन दिए 22, 26, 33, 50, ठीक है। कई जगह पे 44 आंसर है, 44 गलत है इसका आंसर। देखिएगा जरा ध्यान से, ये मैं आईएएस कोड में से निकाल के लेके आया हूँ बेसिक विंड स्पीड, और आपके काम के लिए जितनी जरूरत थी उतनी लेके आया हूँ। तो देखिए सबसे कम जो विंड स्पीड है ना, यहाँ पे सबसे कम जो विंड स्पीड दिख रही है वो मैसूर के लिए दिख रही है, देखिए कितनी, 33 मीटर पर सेकंड की। इसी वजह से ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, 33 मीटर पर सेकंड का, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा था। एज पर आईएएस 456-2000 द कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ Fe 415 ग्रेड स्टील इज। तो आपको पता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होने वाली है, जो इसके बाजू में लिखी होती है, तो कितना हो जाएगा 415 MPa, ऑप्शन बी। सिंपल है, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नाउ अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आईएएस 456-2000 व्हाट इज द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ लेटरल टाइज इन आरसीसी कॉलम्स। आरसीसी कॉलम में जो हमारे लेटरल टाइज होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा जो मेन बार्स होते हैं उनको बांधने के लिए लेटरल टाइज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो उनकी स्पेसिंग कितनी होती है, मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम की बात करें तो ये सारे तो नहीं होते हैं, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी हो सकती है, सिर्फ 300 mm होती है, ठीक है। चाहे वो आप स्टीरअप्स की बात कर लें, चाहे आप वो बात करें लेटरल टाइज की, 300 mm से ज्यादा स्पेसिंग होती ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन आया था, इन सिस्मिक डिजाइन ऑफ मेसनरी स्ट्रक्चर, जब हम लोग सिस्मिक डिजाइन कर रहे हैं किसी मेसनरी स्ट्रक्चर का, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज कॉमनली यूज्ड टू एनहांस सिस्मिक रेजिस्टेंस। देखो सिस्मिक रेजिस्टेंस बढ़ाना है ना, तो अब लोग जनरली क्या सोचते हैं कि हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी बढ़ा देते हैं, ग्रेड ऑफ स्टील भी बढ़ा देते हैं, सब बढ़ा देते हैं। नहीं मेरे भाई, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। देखिए आईएस 1893 पूरा का पूरा किसके लिए कोड है हमारा, पूरा अर्थक्वेक के लिए कोड है हमारा, ठीक है, आईएस 1893। अब इसको जब आप देखते हैं तब आपको मिलता है एक और कोड जो आपको डक्टाइल डिटेलिंग बताता है। अब डक्टाइल डिटेलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको अपने स्ट्रक्चर को सिस्मिक के लिए या अर्थक्वेक के लिए थोड़ा सा अच्छा बनाना है, थोड़ा सा रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाना है एज कंपेयर टू अदर स्ट्रक्चर जो हमारे नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो आपको उसकी डक्टाइल डिटेलिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। डक्टाइल डिटेलिंग का मतलब क्या है, रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग और रेनफोर्समेंट की क्वांटिटी, ठीक है, दोनों चीजों पे बात होती है। तो अगर हम यहां देखते हैं तो यहाँ पे चारों में से सबसे सटीक ऑप्शन कौन सा था, मोटाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला, लार्ज मेसनरी यूनिट्स का इस्तेमाल करके कुछ नहीं होने वाला, वॉल की थिकनेस कम करने से कुछ नहीं होने वाला,
एडिक्वेट रिइंफोर्समेंट दीजिए आप, ठीक है, प्रोवाइडिंग एडिक्वेट रिइंफोर्समेंट, आपका जो स्ट्रक्चर होगा मेसनरी स्ट्रक्चर वो सिस्मिक रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। बट इसकी डिटेलिंग पे भी इंपॉर्टेंट है कि आपको इसकी डिटेलिंग कैसे देनी है, मतलब आपको डक्टाइल डिटेलिंग कैसे करनी है वहां पे, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन कौन सब्जेक्ट, पूरा जियोलॉजी मैंने बता दिया आपको और पूरा का पूरा आरसीसी मैंने बता दिया। नाउ अब आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आने वाला है वो आपका कौन सा आएगा, वो आएगा आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड सीपीएम, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से इन पूरे वीडियोस को देखो, ज्यादा बड़ा वीडियो है नहीं, छोटा सा ही वीडियो बनाया, कारण है इसका छोटे छोटे वीडियो तुम लोग के लिए क्यों लेके आ रहा हूं, ताकि तुम लोग को भी ना एक इंटरेस्ट है सब्जेक्ट को देखने में, ठीक है। एक बहुत बड़ा 1-1.5 घंटे का वीडियो बना दिया जिसमें पूरा सॉल्यूशन दे दे तो कभी जिंदगी में नहीं देखोगे, ठीक है। चलो अब अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो करना क्या है भैया, अगले वीडियो के लिए वेट करने का है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम, ओके।